तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के हम वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मशीन सेकंड के बारे में। ठीक है, आज से हमारा मशीन सेकंड स्टार्ट हो चुका है और हम जल्दी से जो कि मशीन सेकंड अपनी जो कि पूरा सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रनिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर। रनिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर, इसके पहले देखिए हमने आपके स्टार्टिंग टॉर्क और इसके पहले हमने जो कि है टॉर्क इन इंडक्शन मोटर हम पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे क्या, रनिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर। इसमें देखिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि रनिंग टॉर्क में, ठीक, रनिंग टॉर्क में आपके देखिए एक्स आर बराबर आपका होगा एस एक्स टू, ठीक, ई आर बराबर आपका होगा एस ई टू और टी समानुपाती होगा किसकी, आपका फाइव आई टू कॉस फाइव टू के। इसलिए रनिंग टॉर्क आपका क्या होगा, रनिंग टॉर्क आपका होगा टी आर समानुपाती आई आर इंटू फाइव इंटू कॉस फाइव आर। आई आर बराबर क्या होगा आपका, आई आर का देखिए आई आर बराबर हमारा होता है ई आर अपॉन जेड आर और आई आर बराबर आपका देखिए ई आर को हम क्या लिख सकते हैं, ई आर को हम लिख सकते हैं ई एस ई टू। ठीक, ई आर को हम क्या लिख देंगे, एस ई टू और जेड आर बराबर आपका क्या होता है, जेड आर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर। जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं मशीन के, तो वो मशीन के इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर देख ले, तब जाकर जो कि इनको ये रनिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर समझ में आएगा। और आज का वीडियो लेक्चर आपका थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके कुछ ज़्यादा टॉपिक आपके जो कि कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि रोटर के लिए, इसलिए रोटर के लिए है, ठीक, इसलिए I2 के स्थान पर हम IR लिखेंगे। क्या लिखेंगे, I2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, IR का यूज करेंगे। ठीक, इसलिए आपका यहाँ पर जो कि है IR लिखा गया है। अब देखिए cos फाइव आर बराबर आपका होगा क्या, R2 अपॉन जेड आर बराबर R2 अपॉन अंडर रूट जेड आर की वैल्यू क्या होती है, जेड आर अंडर रूट क्या होगा 2R2 का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर। इंडक्शन मोटर में फाइव समानुपाती होता है किसकी, आई ई टू के आपके समानुपाती होता है। इंडक्शन मोटर में फाइव समानुपाती होता है किसके, ई टू के। इसके बाद देखिए हम आगे लिखेंगे इसमें कि रनिंग कंडीशन के लिए टॉर्क, रनिंग कंडीशन के लिए टॉर्क देखिए टी आर समानुपाती आई आर फाइव और कॉस फाइव आर, ये हम सभी लोगों को पता है। अब टी आर बराबर आपका क्या होगा, के बराबर क्या लिखेंगे, के एस ई टू अपॉन अंडर रूट आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर इंटू ई टू, इंटू कितना होगा आपका आर टू अपॉन अंडर रूट आपका आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर। इसके बाद देखिए हम दोनों का जो कि एक दूसरे मल्टीप्लाई आपका करा देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा के एस ई टू का स्क्वायर इंटू आर टू, देखिए ई टू आपका देखिए दो हो जाएंगे, इसलिए क्या होगा ई टू का स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर टू। ठीक, और आपका नीचे जब हम इंटू कराएंगे तो आपका अंडर रूट हट जाएगा। इसके बाद देखिए टी आर बराबर आपका जो कि हम इसको थोड़ा और हल करके लिख देंगे यहाँ पर, ये आपका आ गया क्या, रनिंग कंडीशन के लिए टॉर्क, रनिंग कंडीशन के लिए टॉर्क। ठीक, अब इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टॉर्क स्लिप कर्व। टॉर्क स्लिप कर्व, स्टेबल एंड अनस्टेबल जोन, इन तीनों जी अलग अलग टॉपिक हैं आपके। एक है आपका टॉर्क स्लिप कर्व, दूसरा है स्टेबल और तीसरा है आपका अनस्टेबल जोन। इन तीनों के बारे में जो कि हमको अच्छे से पढ़ना होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टॉर्क स्लिप कर्व के बारे में। देखिए टॉर्क का सूत्र ये सभी लोगों को याद होना चाहिए, के एस ई टू का स्क्वायर इंटू आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर। ठीक, जहाँ पर स्लिप का अगर आपसे फॉर्मूला पूछ ले कहीं पर कि स्लिप एस बराबर आपका क्या होता है, तो देखिए स्लिप का भी फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये आपका होता है स्लिप का फॉर्मूला। अब हम देखिए यहाँ पर आपको दिखा दें कि टॉर्क स्लिप आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। देखिए टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आपके तीन तरह के होती हैं स्लिप, इसमें लो स्लिप रीजन, हाई स्लिप रीजन और मीडियम स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन में आपका एस बराबर होगा 0, स्लिप बराबर 0 होगी। हाई स्लिप रीजन में स्लिप बराबर आपकी कितनी होगी 1 और मीडियम स्लिप रीजन में एस बराबर होगा एस एम के। इसके बाद देखिए जब हम बात करें लो स्लिप रीजन की, लो स्लिप रीजन में देखिए सबसे पहले तो हम टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर कि टी बराबर के एस ई टू का स्क्वायर प्लस आर टू इंटू आर टू सॉरी अपॉन आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर, जहाँ पर एस बराबर 0 आपकी स्लिप है। ठीक है, एस बराबर 0 पर क्या होगा, टी बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर टी एस ई टू का स्क्वायर इंटू आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर। यहाँ से आर आप कैंसिल कर देंगे। ठीक, आर टू से एक आर हमारा जो कि आर टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बचता है टी आपका के एस ई टू का स्क्वायर अपॉन आर टू। हमने यहाँ पर लेट मान लिया कि आपका के ई टू का स्क्वायर अपॉन आपका आर टू बराबर क्या होगा, कांस्टेंट सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, टी बराबर आपका के वन एस, टी बराबर आपका क्या बचेगा के वन एस। अब इसका हम जो कि एक ग्राफ देख लेते हैं। आपका ग्राफ जो कि इसका इस तरह से बनाएंगे आप ग्राफ। ठीक, इसका ग्राफ इस तरह से आपका बनेगा, ये आपकी टॉर्क, ये है आपका स्लिप।
इस तरह से आपका यहाँ तक जो कि है इसमें ग्राफ बन पाएगा। इसके बाद देखिए मीडियम स्लिप रीजन की अगर हम बात करें तो मीडियम स्लिप रीजन में टी बराबर आपका होता है क्या, के एस ई टू का स्क्वायर इंटू आर टू अपॉन क्या होगा, एस एक्स टू का स्क्वायर। एस बराबर क्या है आपका यहाँ पर मीडियम में आपका है एस बराबर फुल लोड। ठीक, जितना स्लिप को बढ़ाते हैं तो टॉर्क उतना ही कम होगा, जितना आप स्लिप को बढ़ाएंगे उतना ही टॉर्क आपका क्या होगा, कम होगा। लेट हमने यहाँ पर माना कि के आर टू और आपका ई टू का स्क्वायर बराबर के टू है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, टी बराबर के टू अपॉन एस जो कि आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। इसके बाद आप इसका अगर ग्राफ देखें, इसका भी ग्राफ जो कि आप इस तरह से बनाएंगे, यह आपका लो स्लिप रीजन, ये है मीडियम स्लिप रीजन और ये है आपका हाई स्लिप रीजन और ये आपकी मैक्स टॉर्क। ठीक, तो इस तरह से आपका ये ग्राफ जाएगा, ठीक, टॉर्क और आपकी इस तरह से ये गिरेगा, ये है आपकी क्या, स्लिप। इसके बाद देखिए हाई स्लिप रीजन। ठीक, हाई स्लिप रीजन में हम लिखेंगे कि एस बराबर जीरो है, एस बराबर जीरो है, इसलिए मोटर रुक जाएगी और टॉर्क भी रुक जाएगा। जब आपकी मोटर रुक जाएगी तो टॉर्क तो आपका वैसे ही रुक जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क स्लिप कर्व ये हमने जो तीनों निकाल लिए। ठीक, एस आपका हाई स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन और मीडियम स्लिप रीजन निकालने के बाद इन तीनों को हम इसमें कंबाइन कर देते हैं, इसका एक ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे टॉर्क स्लिप कर्व, ये आपकी टॉर्क है ये। ठीक, इस तरह से आपका ये ग्राफ जाएगा, ये है आपका R1, इस तरह से आपका ये ग्राफ जाएगा, ये है R2, ये है आपका R3 और ये है आपका R4, ये लिखा हुआ यहाँ पर मैक्स टॉर्क। ठीक, तो इस तरह से आप इसका ग्राफ बना देंगे और ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्या, टॉर्क स्लिप कर्व। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जो नोट्स हैं इसमें। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आपके जो इसमें है, ठीक, देखिए ये आपके जो कि आगे जाकर काम में आ सकते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको बता दें। देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट नोट, आपको लिखना हो लिखें, ना लिखना हो तो ना लिखें। ठीक है, ये हमने ज़रूरत समझा आपके बताने की, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए आपका इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, टॉर्क स्लिप कर्व स्टेटर और रोटर के बीच की सापेक्ष दूरी को दर्शाता है। टॉर्क स्लिप कर्व। ठीक, टॉर्क स्लिप कर्व की हमको निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको स्टेटर और रोटर के इस बीच की सापेक्ष दूरी को दर्शाता है क्या, टॉर्क स्लिप कर्व। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पर एक पॉइंट क्या है कि जब स्लिप बढ़ती है तो रोटर की स्पीड कम होती है, जब आपकी स्लिप बढ़ जाएगी तो रोटर की स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक, जब भी एस बराबर जीरो लिखा हो तो समझ लो कि साइक्रोनस मशीन है। जब भी आपकी एस स्लिप आपकी जीरो हो तो स्लिप जीरो आपकी केवल एक ही केस में होती है, जब आपकी साइक्रोनस मशीन लगी हुई हो। ठीक, अब इसके बाद हम बात कर ले कि साइक्रोनस स्पीड का मतलब क्या होता है। हमने पढ़ तो लिया है साइक्रोनस स्पीड, लेकिन साइक्रोनस स्पीड का हम मतलब भी जान लेते हैं। देखिए जब मोटर की मैग्नेटिक फील्ड और रोटर दोनों एक ही स्पीड से घूमने लग जाते हैं तो वो हमारी साइक्रोनस स्पीड कहलाती है। जब देखिए मोटर की मैग्नेटिक फील्ड और रोटर दोनों एक ही गति से घूमने लग जाए तो वो हमारी साइक्रोनस स्पीड कहलाती है। अब इसके बाद देखिए दूसरा हमारा टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है कि स्टेबल जोन क्या होता है। देखिए स्टेबल जोन क्या होगा कि एक पावर सिस्टम के स्थिर क्षेत्र के नेटवर्क में एक छोटी सी गड़बड़ी के बाद अपने स्थिर आपके कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि विन्यास के वापस लाने के लिए सिस्टम की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे केवल एक बहुत ही क्रमिक तथा असीम रूप से छोटी शक्ति परिवर्तन के दौरान ही माना जा सकता है। अगला देखिए हमारा आता है अनस्टेबल जोन। इतना ही आपको जो कि इसमें लिखना है, अगर आपसे पूछेगा तो तीनों के बारे में पूछेगा, वरना आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अनस्टेबल जोन क्या है, देखिए एक सिस्टम का अस्थिर क्षेत्र स्वचालित रूप से नियंत्रित साधनों द्वारा एक अंतर्निहित आपका अस्थिर प्रणाली को दी गई आर्टिफिशियल मतलब कि कृत्रिम स्थिरता को दर्शाता है। यह लगभग 10 से 30 सेकंड तक चलने वाली छोटी गड़बड़ी मतलब कि स्मॉल डिस्टरबेंस से संबंधित है। ठीक, ये छोटी गड़बड़ी से जो कि संबंधित होता है। अब इसके बाद देखिए एक टॉपिक हमारा और छोटा सा बचता है कि इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस अपॉन द टॉर्क स्लिप। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में बाहरी प्रतिरोध रोटर में जोड़ा जा सकता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो बाहरी प्रतिरोध होता है वो रोटर में जोड़ा जा सकता है। वी नो दैट मतलब कि हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टी एस ई टू का स्क्वायर R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस एस X2 का स्क्वायर। ठीक है, ये सभी लोगों को जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पता ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब जब रोटर के साथ सीरीज में एक बाहरी प्रतिरोध रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, जो रेजिस्टेंस ठीक
R2 के बदले ही आपके मैक्सिमम टॉर्क के अनुरूप स्लिप का मान चेंज हो जाता है। मान क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए अगले टॉपिक की हम और बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है डबल गेज रोटर टाइप मोटर। डबल गेज रोटर टाइप मोटर, आपकी डबल गेज रोटर टाइप मोटर की हमने एक वीडियो डाल दी थी, लेकिन वो वीडियो जो की है, ठीक, उस वीडियो में हमने बीच के पार्ट जो कि कुछ छोड़ दिए थे, लेकिन हमने वो वीडियो हटा दी। आपके ये वाली वीडियो में ही हमने डबल गेज रोटर टाइप मोटर का जो कि है समझा दिया। देखिए डबल गेज रोटर टाइप मोटर क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, डबल गेज रोटर मोटर वह होती है जिसमें डबल गेज या दो रोटर बाइंडिंग का यूज किया जाता है। देखिए डबल गेज रोटर टाइप मोटर क्या होती है? जिसमें डबल गेज या दो रोटर बाइंडिंग का यूज किया जाए, वो हमारी डबल गेज रोटर मोटर कहलाती है। ठीक, इस अरेंजमेंट का उपयोग आपके करंट स्टार्टिंग के मान पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संरचना में हम देख ले तो संरचना में हम इसमें लिखेंगे कि एक इंडक्शन मोटर के डबल गेज रोटर का स्टेटर सामान्यतः इंडक्शन मोटर के समान ही होता है। आपकी जो एक इंडक्शन मोटर के डबल गेज रोटर का स्टेटर जो होता है वो आपकी सामान्यतः इंडक्शन मोटर मतलब कि पैरेलल मोटर के समान ही होता है। एक इंडक्शन मोटर की डबल गेज रोटर में जो कि है बार की दो परतें होती हैं, आपके इनर गेज और आपके आउटर गेज। एक्सटर्नल गेज के बार में आपके इंटरनल गेज के बार की तुलना में छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया होते हैं और यह हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल जैसे कि ब्रास, एल्यूमिनियम आदि से बने होते हैं। आपका देखिए इंटरनल गेज की बार कम रेजिस्टेंस वाले कॉपर से बनी होती है। जो आपका इंटरनल गेज होता है वो आपके कम रेजिस्टेंस वाले कॉपर से बनी होती है, अतः आउटर गेज का रेजिस्टेंस इनर गेज के रेजिस्टेंस के ज़्यादा होता है। ठीक, जो आउटर गेज का रेजिस्टेंस होता है वो इनर गेज के रेजिस्टेंस से क्या होता है? ज़्यादा आपका होता है। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे कि आपका अपर आउटर गेज तथा लोअर इनर गेज के बीच एक स्लिट लगी होती है। आपकी क्या लगी होती है? एक स्लिट लगी होती है। इस तरह से आप इसका डायग्राम जो कि देख सकते हैं। ठीक, स्क्रीन पर भी आपको डायग्राम शो हो रहा होगा। इस तरह से आप इसका जो कि डायग्राम बना देंगे बड़ी आसान तरीके से। ठीक है, आराम से आप इसका देख सकते। देखिए ये आपके क्या है? आपके म्यूचुअल फ्लक्स है। ठीक, ये है आपका इनर केस लीकेज फ्लक्स। देखिए यहाँ पर आपका ये है क्या? नेग्लिजिबल आउटर गेज लीकेज फ्लक्स। ये है आपका आउटर गेज स्लिट और ये है आपकी स्लिप लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो कि इसमें देख सकते हैं चित्र में। अब वर्किंग की अगर हम बात करें तो वर्किंग में हम लिखेंगे कि इस मोटर का थ्री फेस स्टेटर 3 फेस सप्लाई से जुड़ा होता है तथा रोटर क्लोज सर्किटेड आपका रोटेटिंग होता है। इस मोटर के 3 फेस स्टार्टर बाइंडिंग से जोड़ा जाता है तो स्टेटर में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। जब आपको ये स्टेटर को हम जो कि है सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसके स्टेटर में आपके कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है जो साइक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है। क्या करती है? साइक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है। जब एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स रोटर कंडक्टर को काटते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब कि ईएमएफ उत्पन्न होता है। चूंकि रोटर क्लोज सर्किटेड होता है जिससे कि रोटर में इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है और यह लेंज लॉ के अनुसार उस कारण का विरोध करता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब कि लेंज लॉ के अनुसार जी क्या है? उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं जो कि उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार रोटर कंडक्टर के उत्पादित विद्युत धारा का मुख्य कारण रोटर तथा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच सापेक्ष गति हुआ। अतः इस सापेक्ष गति को कम करने के लिए मोटर का रोटर भी उसी दिशा में घूमने लग जाता है जिस दिशा में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। मतलब कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर दोनों एक ही दिशा में आपके घूमने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे कि इस प्रकार थ्री फेस इंडक्शन मोटर का रोटर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घूमने लगता है आपका जो इसमें रोटर होता है। ठीक, इस प्रकार थ्री फेस इंडक्शन मोटर का रोटर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही घूमने लग जाता है और मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। ठीक, इस मोटर का जो कि हमारा मेन पर्पस क्या था? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना, तो ये कर देती है।
ठीक। अब हम अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा स्टार्टिंग मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की विधि, ठीक। DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, इन तीनों के भी बारे में हम जो कि वीडियो में आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले जो कि है हम जान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ स्टार्टर होता क्या है। फंक्शन ऑफ स्टार्टर आपका होता क्या है। देखिए, जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई दी जाती है, जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई देते हैं तब एक घूर्ण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है और रोटर घूमना शुरू कर देता है। इसके अलावा एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। जो आपकी एक 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो स्वयं से स्टार्ट या शुरू होने वाली मोटर होती है। मोटर स्लिप के स्टार्ट होने के समय एक स्टेटर, ठीक, स्टार्टर का मेन वर्क मतलब कि जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, रोटर करंट को कम करना होता है। आपके इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग आपके मेनली 2 फंक्शन करता है। क्या करता है, मैक्सिमम स्टार्टिंग करंट को कम करता है और ओवर वोल्टेज तथा अंडर वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करता है। ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज से आपको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद नीड ऑफ स्टार्टर, ठीक, स्टार्टर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी कि प्रायः 3 फेज इंडक्शन मोटर को हाई इंटरनल हॉर्स पावर की ज़रूरत होती है, जो स्टार्टिंग के समय प्राइमरी करंट फुल लोड करंट मतलब कि 5 से 7 गुना करंट होता है, जबकि इसका आपका प्राइमरी टॉर्क का मान आपका 1.2 से 2.5 गुना तक हो जाता है, ठीक ही होता है। अतः फ्यूज गलत रेटिंग से मोटर की बाइंडिंग जलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात सप्लाई वोल्टेज रेगुलरी प्रभाव होता है। मतलब कि जो रेगुलेशन जो कि इसका प्रभाव होता है, तो हमारी जो कि है आपकी फ्यूज गलत रेटिंग दे देता है तो हमारी बाइंडिंग क्या होती है, जलने का खतरा जो कि ये बना रहता है, जलकर नष्ट हो जाती है। स्टार्टर के ना होने से निम्न घटनाएं हो सकती है। मतलब कि देखिए, हमको जानना ही आवश्यक होगी कि स्टार्टर की हमको ज़रूरत पड़ी क्यों, और स्टार्टर अगर ना होगा तो हमें क्या क्या घटनाएं या क्या क्या मुसीबतों का सामना करना होगा। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टार्टर के ना होने से निम्न घटनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं कि फ्यूज की गलत रेटिंग से बाइंडिंग नष्ट हो सकती है। मतलब कि अगर हम फ्यूज की गलत रेटिंग का यूज कर लें तो हमारी बाइंडिंग नष्ट हो सकती है। ज़्यादा करंट के कारण आपके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप का मान अधिक बढ़ सकता है, जिससे वोल्टेज रेगुलेशन इफेक्टेड हो सकती है या हो जाती है, ठीक। चौथा हमारा इसका कारण है कि वोल्टेज रेगुलेशन इफेक्टेड होने से इक्विपमेंट के कार्य परफॉर्मेंस खराब हो जाते हैं। मतलब जो हमारे इक्विपमेंट लगे हैं उनकी जो कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की क्रिया है वो आपकी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक। आपके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की आपकी जो स्टेबिलिटी होती है वो भी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए इन सभी का ये सभी घटनाएं ना हो, इसलिए हम स्टार्टर का जो कि है उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। देखिए, दो तरह से आप जो कि है इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला होता है स्टेटर साइड स्टार्टिंग, दूसरा होता है रोटर साइड स्टार्टिंग। पहला होता है क्या, स्टेटर साइड स्टार्टिंग, और दूसरा होता है रोटर साइड स्टार्टिंग। इसमें है फॉर गेज टाइप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसमें है फॉर स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। इसमें हम करते हैं किसकी सहायता से, गेज टाइप 3 फेज इंडक्शन मोटर की सहायता से। इसमें हम स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर की सहायता से। अब हम आपको बता दें कि स्टार्टर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर आप जो कि देख सकते हैं, ठीक। स्टार्टर हमारे 3 तरह के होते हैं जो हम आपको पहले बता चुके हैं। पहला होता है DOL स्टार्टर, मतलब कि डायरेक्ट ऑनलाइन, DOL स्टार्टर मतलब कि डायरेक्ट ऑनलाइन। दूसरा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, और तीसरा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अब आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में पेपर में कि स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्णन कीजिए, या आपसे पूछ ले DOL स्टार्टर क्या है, या स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है, या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर क्या है। देखिए, अभी हम आपको सभी वीडियो जितने भी आपके सभी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, इन सभी में आपको डिटेल से सभी टॉपिक को पढ़ाया गया है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको नहीं बताए गए हैं, ठीक, बताए गए हैं, लेकिन केवल उन्हीं को नहीं, हमने जो इंपॉर्टेंट है उनको भी पढ़ाया है और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी पढ़ाया है, कि अगर बाई चांस आपसे पेपर घुमाकर पूछ ले तो आप कन्फ्यूज ना हो और आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। पेपर के टाइम आपकी स्पेशल क्लास लगाई जाएंगी जिसमें आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताए जाएंगे, जो आप जो कि है
जिनको पढ़कर आप आसानी से, बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन अभी से पढ़ के हुए चल रहे हैं तो उनको एक अच्छे नंबर लाने में बड़ी आसानी जो कि है मिलेगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या DOL स्टार्टर क्या होता है। देखिए DOL स्टार्टर का सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म जान लें कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, कंस्ट्रक्शन अगर हम पढ़ें इसका तो देखिए इस स्टार्टर में 2 पुश बटन होते हैं। इस स्टार्टर में 2 पुश बटन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्रीन स्विच अर्थात ऑन स्विच। ग्रीन स्विच मतलब कि क्या होता है? ग्रीन स्विच आपने कहीं की जगह पर देखा होगा। ग्रीन स्विच हम ऑन कर देते हैं और अगर आपका एक रेड स्विच लगा होता है उसको हम दबाते हैं तो ऑफ हो जाता है कोई भी चीज़। ठीक, तो ग्रीन स्विच अर्थात ऑन स्विच क्या होता है? यह हरे रंग का ऑन स्विच होता है जो नॉर्मली ओपन होता है। यह हरे रंग का एक ऑन स्विच होता है जो क्या होता है? नॉर्मली ओपन होता है। यह स्विच मोटर को स्टार्ट करने के लिए होता है। इसको प्रेस करने से स्टार्टर के ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं अर्थात मैग्नेटिक कॉइल अपने पास जो कि है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है जिससे यह अपने ऊपर के कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देती है जिससे मोटर स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो ये आपका देखिए आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि जो ग्रीन स्विच होता है वो हमारा मोटर को ऑन करने के लिए होता है। दूसरा हमारा जो स्विच होता है वो कौन सा होता है? रेड स्विच, मतलब कि ऑफ स्विच जिसको हम कह सकते हैं, स्टॉप स्विच भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रेड स्विच हमारा होता है क्या, इसके बारे में जान लें। यह एक ऑफ स्विच होता है जो कि नॉर्मली क्लोज होता है। NC यह स्विच मोटर को शून्य गति करने के लिए होता है। यह मोटर को शून्य गति प्रदान करता है जिससे कि आपकी मोटर क्या होती है? रुक जाती है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, DOL स्टार्टर हमारा होता है जो इसमें 2 तरह के पुश बटन होते हैं। एक होता है ग्रीन स्विच और दूसरा होता है रेड स्विच। ग्रीन स्विच को हम ऑन स्विच कहते हैं और रेड स्विच को हम ऑफ स्विच कहते हैं। ग्रीन स्विच का यूज किया जाता है मोटर को आपका ऑन करने में, मतलब कि मोटर को स्टार्ट करने में, और रेड स्विच का हम यूज करते हैं मोटर को स्टॉप करने में या मोटर को शून्य गति प्रदान करने में। देखिए इसमें हम लिखेंगे कि इसको प्रेस करने से मोटर के कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाते हैं और मैग्नेटिक कॉइल के इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करके मैग्नेटिक कॉइल को आपका डीमैग्नेटिक कॉइल में चेंज कर देते हैं। देखिए क्या करते हैं, जब हम जैसे ही रेड स्विच दबाते हैं, ठीक, तो ये क्या करते हैं, जो आपकी मैग्नेटिक कॉइल जो होती हैं उसको आपकी डीमैग्नेटिक कॉइल कर देते हैं, डीमैग्नेटिक कॉइल में चेंज कर देते हैं जिससे हमारी क्या होती है, मोटर की स्पीड कम होती जाती है और एंड में वो रुक जाती है। इससे चलती हुई मोटर रुक जाती है। क्या होती है, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड मोटर में ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो कि है ख़त्म होगी तो हमारी मोटर रुक जाएगी। अब इसमें आप कई तरह की जो कि है बनाकर 1-2 लाइन और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए आप एक चीज़ याद रख कर चलिए कि जब आप एक पेज का याद करके जाएंगे पेपर में तब आपको आधे पेज का याद रहता है। ठीक, कभी भी ये मत सोचिए कि हमने जैसे आपको नोट्स बनवाए, आपने अभी शॉर्ट अगर कर लिया, अगर आपने मान के चलिए 3 लाइन लिख ली कि 3 ही लाइन इंपॉर्टेंट है, इतनी लाइन हम नहीं लिखते हैं, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लिखिए पूरा, ठीक, पूरा लिखिए और इसको पढ़िए भी। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब आप एक पेज का याद करेंगे तो पेपर टाइम में क्या होता है, हम आधा तो भूल ही जाते हैं। ठीक, तो आधा हमको याद बचता है। ठीक, जब हमने एक पेज का याद करा तो पता चला हमने यहाँ से यहाँ तक याद किया, हमको केवल इतना याद आया। ठीक, अगर आप अभी भी इतना याद करेंगे तो फिर पेपर में तो आप एक ही लाइन लिख पाएंगे। तो इसलिए हमको अभी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है चित्रों की। अगर आप चित्र एकदम साफ और अच्छे बना देते हैं तो आप गारंटी से जो कि अच्छे नंबर लाने में आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए इसके हमने जो आपका टॉपिक है DOL स्टार्टर, इसके सभी पार्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो पुश बटन पढ़ लिया हमने। अब हमारा होता है इसमें दूसरा भाग नो बोल्ट कॉइल। ये क्या होता है, यह आयरन क्रोड मतलब कि सोलनॉइड ऑफ आयरन कोर पर लिपटी हुई कॉइल होती है। ठीक, जो सप्लाई वोल्टेज की आपकी उपस्थिति में अपने निकटवर्ती शाफ्ट आर्मेचर को अट्रैक्शन द्वारा होल्ड करती है। मतलब कि क्या करती है, आपके जो निकटवर्ती आर्मेचर होता है उसको अपनी तरफ खींचती है, मतलब कि अट्रैक्ट करती है और उसको होल्ड करने का काम करती है। क्या करती है, नो बोल्ट कॉइल।
ये उसको अपनी ओर आकर्षित करके, ठीक जैसे चुंबक होती है दूसरी चुंबक को या लोहे के सिक्कों को ठीक आकर्षित करती है, उसी तरह से ये आकर्षित करके होल्ड करने का काम करती है, मतलब कि इसको रोकने का काम करती है। परंतु यह आपकी लो वोल्टेज की कंडीशन को क्रमशः बीच चुंबकन मतलब कि डी मैग्नेटिक तथा नो मैग्नेटिक होकर अपने निकटवर्ती आर्मेचर को अट्रैक्शन द्वारा होल्ड रखने में सामर्थ्य नहीं होती है। ठीक है, ओवर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ लीजिए। मुख्य जो कि आपके इसमें पार्ट होंगे ठीक चित्र में, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओवर प्रोटेक्शन क्या होता है? ओवर प्रोटेक्शन में आपके बाईमेटलिक स्लिप पर आपके थर्मल हीटिंग कॉइल पर लिपटी होती है। यह थर्मल स्विच होती है जो जनरली क्लोज होती है, ठीक जनरली क्लोज रहता है। जब करंट का मान नॉर्मली मान से बढ़कर अधिक हो जाता है, जब आपका करंट का मान सामान्य मान से बढ़ जाता है और आपका अधिक हो जाता है, तब ये आपकी बाईमेटलिक स्ट्रिप आपकी थर्मल हीटिंग कॉइल के द्वारा गर्म होकर मुड़ जाती है तथा तापीय स्थिर की सहायता से इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाती है। ठीक, अब इसके बाद देखिए आपको ये चित्र देखना होगा। इसमें आप देखिए, इसमें चित्र देख सकते हैं। ये आपकी देखिए यहाँ से 3 फेस AC सप्लाई आ रही है R/B। ठीक, ये आपका देखिए ऊपर लगा हुआ है क्या, प्रोटेक्शन रिले, ओवर प्रोटेक्शन रिले है ये है आपकी ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये है क्या, ओवरलोड प्रोटेक्शन, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये है आपकी TC मतलब कि थर्मल कॉइल। ये है आपके देखिए वही है आपके R/B, ये आपका रोटर लगा हुआ है, ये आपका स्टेटर है। ठीक, ये आपकी मैग्नेटिक कॉइल है, आपको दिख रहा होगा, ये है आपकी मैग्नेटिक कॉइल। ठीक है, ठीक, इसका हम चित्र जो कि इसकी फ़ोटो आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, ठीक इस तरह से जो कि आपको ये डायग्राम बनाना होगा। एक पूरे जो कि आधे पेज पर आप बढ़िया बेहतरीन डायग्राम बनाना, जिससे कि आपको पेज भी भर जाएंगे काफ़ी। ठीक, और जो कि एग्जामिनर को भी देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। हमने ये पेन से बनाया, लेकिन आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए अगला स्टार्टर हमारा आता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन 3 फेस स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जो आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, इसके कनेक्शन हम किसके साथ करते हैं? 3 फेस स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इस स्टार्टर को बाईपास मैश स्टार्टर अर्थात ओपन क्लोज वाइंडिंग कनेक्शन स्टार्टर भी कहा जाता है। ठीक, कह सकते हैं या कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसे स्टार ओपन तथा डेल्टा आपके क्लोज कनेक्ट होते हैं। इसमें क्या होते हैं? स्टार ओपन तथा स्टार आपका डेल्टा क्लोज आपके कनेक्शन होते हैं। इस स्टार्टर का प्रयोग 5 से 20 हॉर्स पावर HP तक की मोटर के लिए किया जाता है। देखिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो किया कहाँ पर यूज किया जाता है, तो इसके यूज हम करते हैं 5 से 20 HP तक की मोटर के लिए इसका यूज जो कि है किया जाता है। इस तरह का आपका इसका डायग्राम बनेगा। ठीक, ये आपके A1 B1 C1। ठीक है, ये है आपका देखिए A1, ये स्टार्टर लगा हुआ है आपका, ये आपका रोटर है, और इस तरह से आप जो कि इसका डायग्राम बना देंगे। डायग्राम मेन है, हम आपसे बार बार यही चीज़ कहते हैं कि डायग्राम मेन चीज़ है। अब इसमें हम थोड़ा सा और लिख देते हैं। ठीक है, चित्र के बाद हम थोड़ा सा और लिखेंगे कि इसमें सर्वप्रथम स्विच की सहायता से मोटर की स्टार्ट बाइंडिंग को स्टार में संयोजित या कनेक्शन किए जाते हैं, जो मोटर की स्टार बाइंडिंग को लो फेज वोल्टेज प्रदान करते हैं। देखिए सभी लोगों को पता है कि अगर स्टार डेल्टा कोई भी स्टार्टर है, सबसे पहले तो हम इसमें कनेक्शन करेंगे। ठीक, तो इसमें कनेक्शन करने के बाद क्या करेंगे? मोटर की स्टार वाइंडिंग को लो फेज वोल्टेज प्रदान करती है। जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तब पुनः स्विच की सहायता से मोटर की आपके स्टेटर बाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट कर दिया जाता है, जो मोटर की स्टेटर बाइंडिंग को फुल लाइन वोल्टेज प्रदान करती है। ठीक है, हम देखिए इसमें आपकी स्टेटर बाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा? हमारी मोटर की स्टेटर बाइंडिंग में फुल लाइन वोल्टेज जो कि है प्रदान आने लगता है। इस प्रकार स्टार्टिंग में मोटर को कम वोल्टेज प्रदान होता है और मोटर सफलतापूर्वक स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेटर का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ हाई स्विचिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है। ठीक, जहाँ पर हमको हाई स्विचिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। अब तीसरा हमारा आता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
देखिए एक चीज़ आप जान ले कि स्टार्टर आपको तीनों पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और स्टार्टर आपको तीनों अलग अलग भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि टाइप ऑफ स्टार्टर या स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे कि इसको 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। आपका जैसे कि स्टार डेल्टा था उसी तरह आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर भी हम 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए इंडक्शन मोटर की यह स्टार्टिंग मेथड प्राइमरी रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड का विकसित रूप है। जो आपका प्राइमरी रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड था उसका ये विकसित रूप मतलब कि अपडेट वर्जन है आपका, एक तरह से आप कह सकते हैं। इससे स्टार तथा डेल्टा कनेक्टेड स्टार्टर बाइंडिंग अर्थात दोनों प्रकार की 3 फेज इंडक्शन मोटर्स की स्टार्टिंग सक्सेसफुल संभव हो सकती है। मतलब कि इससे हम दोनों तरह की जो की है स्टार्टिंग कर सकते हैं। इस मेथड में स्टेटर स्विच की सहायता से मोटर के कनेक्टर टर्मिनल्स को ऑटो ट्रांसफॉर्मर के स्टार्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है ताकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर की सहायता से मोटर की स्टेटर बाइंडिंग को लो वोल्टेज प्रदान किया जा सके या प्रदान हो और मोटर स्टार्ट हो जाए। देखिए जब हम मोटर को जो कि लो वोल्टेज प्रदान करेंगे तो हमारी मोटर क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। मोटर स्टार्ट होने के बाद ट्रांसफॉर्मर की सहायता से सप्लाई वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाकर फुल वोल्टेज की सप्लाई प्रदान की जाती है। देखिए पहले हम शुरुआती में जो कि है लो वोल्टेज प्रदान करेंगे, लेकिन फिर हम मोटर स्टार्ट होने के बाद ट्रांसफॉर्मर की सहायता से आपके सप्लाई वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाकर फुल लोड वोल्टेज जो कि है फुल वोल्टेज की सप्लाई प्रदान की जाती है। इसके बाद देखिए इसका हम डायग्राम देख लेते हैं कि 3 फेस स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफॉर्मर, या हम कह सकते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का डायग्राम। आप यहाँ पर देखिए बड़ी आसान तरीके से जो कि हमने डायग्राम बनाने की कोशिश की है और आपको समझाने की। ये आपकी 3 फेज सप्लाई है, ठीक, ये आपका स्टार्ट है, ठीक, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, ये रनिंग है, रन। ये है आपका चेंज ओवर स्विच, ये है आपका क्या, चेंज ओवर स्विच, ये है आपका स्टार्टर और ये है रोटर, ठीक। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम बना दें। एक या 2 बार आपको प्रैक्टिस जरूर से करनी ही होगी, तभी जाकर आप डायग्राम बना सकेंगे, ठीक। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि प्रैक्टिस आप लोग जो कि है डायग्राम को बनाकर जरूर से करें। अब देखिए आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक जो कि आता है कि कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर। मतलब कि लो पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर में आपके क्या क्या कारण हैं लो पावर फैक्टर के इंडक्शन मोटर में, ठीक है। तो प्रेरण मोटर में एयर गैप का प्रभाव सबसे पहला देखिए इसमें हम पढ़ लेते हैं। तो ये सभी आपको जो कि इसमें लिखना है कि लो फ्रिक्वेंसी के कारण इंडक्शन मोटर में एयर गैप के कारण लीकेज आपके रिएक्टेंस तथा मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफॉर्मर की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटिक सर्किट क्लोज होता है, ठीक है। इससे इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर का मान आपका नो लोड मतलब कि शून्य लोड पर स्टार्टिंग में कम तथा हाई लोड पर कम होता है, ठीक है। इस प्रकार इंडक्शन मोटर में एयर गैप इतना रखना चाहिए, ठीक। इस प्रकार इंडक्शन मोटर में एयर गैप जो कि हमको इतना रखना चाहिए ताकि मशीन आपके मैकेनिकली वाइब्रेट से मुक्त हो सके। मतलब कि एयर गैप हम इतना रखेंगे कि हमारी मशीन मैकेनिकल वाइब्रेट ना हो तथा आपकी बियरिंग भी ऐसी धातु की बनी होनी चाहिए जिससे कि जल्दी से ना घिसे, जो जल्दी से हमारी ना घिस जाए ऐसी धातु की हमको जो कि यह बियरिंग बनानी चाहिए, ठीक है। बहुत बड़े एचपी की मशीन मतलब कि फ्रैक्शन एचपी हॉर्स पावर में कम एयर गैप मतलब कि 0.5 mm तथा बड़ी मशीन में 1 mm से 1.5 mm तक का एयर गैप आपका हो सकता है, ठीक। इंडक्शन मोटर कम लोड पर स्टेटर व रोटर बाइंडिंग दोनों ही आपके इंडक्टिव होती है, जिसके कारण पावर फैक्टर कम होता है, ठीक है। जिसके कारण पावर फैक्टर कम होता है और इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर हमेशा कम होता है क्योंकि रोटर और स्टेटर कॉइल इंडक्शन इम्पीडेंस होती है। जब इंडक्शन मोटर पर लोड बढ़ता है तब स्लिप की वैल्यू घटती है। जब इंडक्शन मोटर पर क्या लोड बढ़ाएंगे तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे टेस्टिंग मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। टेस्टिंग मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर देखिए जल्दी से जल्दी आपका जो कि मशीन का भी कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक, मशीन सेकंड का। और जल्दी से जल्दी ही आपका मशीन IMED और RSE पेपर से पहले आपके तीनों
जो कि है सब्जेक्ट ख़त्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी टॉपिक जो कि कवर कर लिए अपने। अगले वीडियो लेक्चर में हम 5 से 6 टॉपिक अपने कवर करेंगे और अब वीडियो आपके मशीन के थोड़े बड़े बड़े आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ। ठीक, आपको इतने आसान और इतने सरल तरीके से नोट्स कोई भी नहीं बनवाएगा। ठीक, कोचिंग में भी आपको मेन टॉपिक पढ़ा देते हैं, अभी हम आपको एकदम डिटेल से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पेपर के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर पेपर आपका घुमा कर आ जाए, कठिन पूछ लिया जाए, तो आपको वो टॉपिक एक बार पढ़ा तो हो, तभी तो आप उसके बारे में बना कर भी लिखाएंगे, लेकिन उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए। इसलिए अभी आपको जानकारी जुटाना काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, तो अभी हम इसलिए सभी टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं, लेकिन पेपर के टाइम जो आपकी स्पेशल क्लास आएंगी चैनल पर, उसमें केवल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाए जाएंगे जो आपके 100% पेपर में आएंगे। ठीक है, तो परेशान आप लोग बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को सभी लोग जरूर से ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल को सभी लोग जरूर से ज्वाइन करें। आपकी जैसे ही पेपर की जो कि है डेट आएगी, वैसे आपके पेपर जनवरी लास्ट तक कंप्लीट हो जाएंगे। सभी लोग एक चीज़ ध्यान रखें कि जनवरी लास्ट तक आपके पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको अभी से तैयारी करनी होगी, तभी आप ऑल क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, सभी लोगों से हम बार बार कह रहे हैं कि आपको अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। अभी से आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीना भी नहीं बचा है, 1.5-2 महीना भी आपका नहीं बचा है पेपर में। तो अभी से आप लोग सभी लोग पढ़ना शुरू कर दें। ठीक, तैयारी करें। आपके जितने वीडियो लेक्चर चैनल पर हैं, सभी लोग जो कि है देखें, उनको एक बार रिविजन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक जैसे ही आपकी मार्केट में आ जाएंगी, आपकी टेलीग्राम पर हम आपको जो कि है दे देंगे। ठीक, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। चलिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।